राधे राधे बच्चों, वेलकम टू बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस। आशा है कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बड़े ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। जैसे कि हमने अपना एग्जाम ओरिएंटेड बैच फरवरी 2026 लॉन्च कर रखा है और इसी सीरीज़ में हम जो आप किस पे आगे अपने अकाउंट के सिलेबस में आगे अकाउंट सिलेबस में जो हमारा अगला जो सब टॉपिक होने वाला है वो बच्चों क्या होने वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हम बच्चों क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम बच्चों पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिर बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने बिजनेस स्टडी के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर रखा है और इकोनॉमिक के रिगार्डिंग भी वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जरूर रेफर करना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर वंस अगेन होने वाला है। सेम बच्चों 5 to 10 मार्क्स का पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर होने वाला है? टूल्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सर हमें पता चल गया, उसमें आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन ऐसे कौन कौन से टूल्स है, यानी ऐसे कौन कौन सी आप मान लो वेज है, रास्ते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि एक कंपनी की फाइनेंशियली हेल्थ कैसा है, ठीक है। तो फाइनेंशियली स्टेटमेंट एनालिसिस क्या बताता है? वो बताता है स्टडी। पहले बात तो हमें स्टडी करना आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा आइटम कहाँ पर आता है। दूसरा फिर इंटरप्रिटेड, केवल पढ़ना नहीं, जैसे बच्चे 5 क्लास में बच्चे इंग्लिश पढ़ते नहीं है, वैसे पढ़ते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ रहे, नहीं, इंटरप्रिटेट करना है, यानी समझ आना चाहिए साथ ही साथ। करंट रेशो होता है क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या होता है, क्विक रेशो क्या होता है, सोलवेंसी रेशो क्या होता है, यानी ये सारे जो रेशो हमें समझ भी आनी चाहिए, हम जान पाए कि ये होते क्या है। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है ना, ये तो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेंगे हमें या कुछ बैलेंस शीट से, ताकि हम क्या समझ सकें, अंडरस्टैंड समझ सकें क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या कंपनी प्रेजेंट में एज वेल एज फ्यूचर में बढ़िया परफॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, या डूब जाएगी फ्यूचर में जाके, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी है कि बिजनेस में, नहीं, ठीक है। क्या बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए इस बिजनेस में, ठीक है। इन सब चीज़ों को जब हम क्या करते हैं समझ पाएंगे, उसको जो भी उस चीज़ को समझने के लिए जो भी हम टूल का यूज़ करते हैं, वही बच्चों क्या कहलाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमारे बुक में मेन तरीके 4 टूल्स दे रखे हैं। सबसे पहला बच्चों क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए किस तरीके से होता है। दूसरा बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट। तीसरा बच्चों रेशो एनालिसिस क्या होता है। और चौथा बच्चों कैश फ्लो एनालिसिस, जिसमें से मैंने कैश फ्लो एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसमें हम बच्चों क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसा दिखाई देता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम इन 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आखिरी जो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कल या परसों तक में, वो बच्चों किस पे कर दूंगा, रेशो पे। रेशो तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यानी ये सारे तो वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे हैं, क्वेश्चन आपको नो डाउट सब में से पूछेगा, यानी सारे हिस्से को टच करेगा, पर सबसे ज़्यादा तो हिस्सा टच करेगा वो रेशो एनालिसिस में ही टच करेगा, ठीक है। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए अब हमने ओवरव्यू समझ लिया चैप्टर का, तो हम चलते हैं अपने आगे टॉपिक की तरफ। मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हम फॉर्मेट पढ़ लेंगे, फॉर्मेट होता है कैसे। देखो बच्चों, आपको पर्टिकुलर कॉमन सी बात है, एक तो ईयर 1 दिया रहेगा यानी प्रीवियस ईयर, और एक ईयर 2 यानी करंट ईयर। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कितना चेंजेस आया। जैसे सपोज कर लो, सेल देख लो, पिछले साल 1 लाख का सेल था, अब की बार 1,20,000 रुपये का होगा, तो यानी कितना चेंजेस आया, 20,000 रुपये बढ़ गया, तो वो एब्सोल्यूट चेंज दिखाएगा। साथ ही में साथ ये 20,000 रुपये 1 लाख का कितना परसेंटेज होल्ड करता है, सपोज कर लो 20% होल्ड करता है, सपोज कर लो 20% ही होल्ड करता है, तो ये परसेंटेज निकाल दिया हमने। तो जब हम इस तरीके से फॉर्मेट, यानी इस तरीके से हम जब हम किसी भी बैलेंस शीट को समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं, तो बच्चों ये कौन सा फॉर्मेट तरीका कहलाता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी कंपेयर करना, एक साल को दूसरे साल से क्या करना, कंपेयर करना। डेफिनेशन पढ़े, अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच फिगर कितना, 2 हो सकता है, 2 या मोर ईयर। अगर आप मतलब पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हो, अगर 5 साल तक का देखना चाहते हो ताकि मुझे और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, तो आप 5 साल का ले सकते हो। 2 और मोर ईयर आर प्लेस साइड बाय साइड। साइड बाय साइड का मतलब एक साल, मतलब ये करंट ईयर होगा तो ये प्रीवियस ईयर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो साइड बाय साइड यानी एक का बगल में दूसरा, ठीक है। ताकि हम क्या कर सकें, चेंजेस क्या क्या चेंजेस हुए पिछले साल की तुलना में इस साल, क्या क्या चेंजेस हुए, उसे हम आसानी से क्या कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है बच्चों। ये हेल्प करता है किसमें, कंपैरिजन करने में, फाइनेंशियली डाटा को कैसे ओवर द डिफरेंट डिफरेंट पीरियड, यानी एक ही कंपनी होगी,
ठीक है। उसी का पिछले 3-4 सालों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें हेल्प करता है कि पिछले 3-4 सालों में कैसे एक कंपनी ने ग्रोथ कराया, उसका ग्रोथ रेट कैसा है, प्रोग्रेस कैसा है। ठीक है, इस तरीके से इट इज़ प्रिपेयर। इसको दो तरीके प्रिपेयर किया जाता है कि तो बैलेंस शीट कंपेरेटिव होता है और इनकम स्टेटमेंट कंपेरेटिव होता है। इनकम स्टेटमेंट में बच्चों हमारा मान लो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट तो आप समझते ही हो, इतने बार आपने क्लास 12th में 11 से बैलेंस शीट ही बनाते आ रहे हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हमारा कंपेरेटिव स्टेटमेंट का, सबसे पहले जानना इंक्रीज और डिक्रीज किस में, इनकम में, एक्सपेंस में, एसेट में, लायबिलिटी में। यानी हमारा इनकम कितना बढ़ा है या घटा है, एक्सपेंस कितना बढ़ा है घटा है, एसेट बढ़ा है या लायबिलिटी घटी है। ये जब सब जानने के लिए हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। ग्रोथ जानने के लिए आप अगर मान लो कंपनी है और 5 साल पहले खुली थी, तो आप अगर आज जानना चाहो कि 5 साल में हमने जीरो से शुरुआत करी थी और आज हम 100 रुपये तक पहुँचे, यानी हमने कितना 100% का ग्रोथ करा है। ठीक है, तो ग्रोथ जानने के लिए या हो सकता है कि डिक्लाइन, यानी शुरू के 3 साल तो आप बढ़िया चले, फिर 2 साल आपका डिक्लाइनिंग फेज आ गया। ठीक है, तो ये जानने के लिए ग्रोथ हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। ट्रेंड कैसा है, क्या हमारी कंपनी का ट्रेंड लोगों में चल रहा है, क्या हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए वो कर सकती है, सफ़र कर सकती है लॉन्ग टर्म तक, या शॉर्ट टर्म में ही हमें बंद करना पड़ जाएगा। डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि मैनेजमेंट को पता होगा अगर उसकी कंपनी बढ़िया चल रही है, ग्रोथ रेट बिल्कुल सही हिसाब से चल रही है, वो एक्सपेंड कर रही है, पहले एक ब्रांच थी हरियाणा में, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, एमएनसी बनने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चों की। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट दिखाई कैसे देता है या यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों इसमें हमारा रेवेन्यू आता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस मान लो। इनकम स्टेटमेंट को आप ये मान लो क्या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, एक्सपेंसिस आएगा, रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट एंड लॉसिस लेंगे हम पिछले 2 या 2 से ज़्यादा सालों का। जैसे बच्चों ये 2013 प्रीवियस ईयर, 2024 करंट ईयर, पर्टिकुलर, इंक्रीज, डिक्रीज, चेंजेस। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। जैसे सेल पढ़ते हैं, पहले 5 लाख की थी, अब 6 लाख की होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, ये तो आपको पता ही होगा ना, 12th में बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। हाँ जी सर, इतना तो पता है। पहले 3 लाख का था, अब 3,60,000 का हो गया। ग्रोस प्रॉफिट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते ग्रोस प्रॉफिट आता है, यानी अब 2 लाख का हो गया। पिछले साल 2 लाख का था, 2,40,000 का हो गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना, नेट प्रॉफिट कितना है। तो अगर आप देखो इस तरीके से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे पता चलेगा 1 लाख रुपये से इस साल मेरा सेल्स बढ़ा है, 60,000 से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ा है, नेट ग्रोस प्रॉफिट 40,000 से बढ़ा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट बढ़ा है तो एक्सपेंस भी बढ़ा है, और नेट प्रॉफिट भी मेरा कितना 30,000 से बढ़ा है। तो ये तो एब्सोल्यूट चेंज में निकाल लिया आपने, यानी अमाउंट के टर्म में। और अगर आप परसेंटेज के टर्म में देखना ज़्यादा पसंद करते हो तो ये सारे हमारे क्या थे, 20% का सेल में इंक्रीज आया, 20% का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी इंक्रीज आया, लेकिन एक्सपेंस में कितना का इंक्रीज आया, सिर्फ 12.5 का। ग्रॉस प्रॉफिट में कितना है, 20 का, लेकिन नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ गया हमारा, 25% से। ठीक है, तो हमें दिखाई देता है कि नहीं, कंपनी धीरे धीरे ही भले पर क्या कर रही है, अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, अपने ग्रोथ को मेंटेन करे रखी हुई है। तो इसका इंटरप्रिटेशन है, अगर किसी भी, अगर आप इस तरीके से बैलेंस शीट किसी भी आदमी के सामने वो करोगे, प्रेजेंट करोगे, अगर उसे बेसिक भी क्या होगी, कॉमर्स की नॉलेज होगी, तो वो इंटरप्रिटेट कर पाएगा, आसानी से समझ पाएगा कि सेल्स बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 25% से बढ़ी है, एक्सपेंस भी बढ़ा है, पर प्रॉफिट क्या है, हाइयर रेट से बढ़ा है। ये नहीं कि एक्सपेंस, जैसे ये देखो एक्सपेंस तो यहाँ 10,000 से बढ़ा है, तो 10,000 रुपये एडिशनल खर्चा करने पे कंपनी ने 30,000 रुपये कमाया, यानी बढ़िया बात है ना। 10,000 रुपये में 3,000 रुपये, यानी 1 रुपये खर्चा करने पे मैं 3 रुपये फालतू कमा रहा हूँ। अब बच्चों आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बारे में पढ़ते हैं। बैलेंस शीट में बच्चों क्या क्या होता है, एसेट होती है, लायबिलिटी होती है और इक्विटी। जब हम इनको कंपेयर करते हैं तो हम क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, देखो बच्चों, एसेट साइड ये हमारी लायबिलिटी साइड, ये हमारा क्या हो गया प्रीवियस ईयर, ये हमारा करंट ईयर। ठीक है, जैसे मैं आपको एसेट साइड समझाता हूँ, लायबिलिटी साइड भी बिल्कुल ऐसी होती है, पेपर में आपको आएगा। तो आपको बस ये फॉर्मेट याद रखना है, इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है कंपेरेटिव का और कॉमन साइज का। कैश देखो 40,000 रुपये का, 60,000 रुपये का, तो कितने का इंक्रीज हुआ है नेट मेरा, 20,000 से। डेटर 1,20,000 से 1,50,000, यानी 30,000 रुपये से बढ़ गया। स्टॉक 1 लाख का था, 1,10,000 रुपये, यानी 10,000 रुपये से बढ़ गया। तो आपको कंपैरेटिव बनाने होंगे तो आप किस तरीके से बनाओगे, पर्टिकुलर लोगे, पहले लोगे प्रीवियस ईयर, फिर लोगे करंट ईयर, फिर क्या बताओगे एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है, फिर क्या बताओगे कि उसका परसेंटेज में कितना चेंजेस हुआ है, फिर आखिरी में इंटरप्रिटेशन लिख के दिखाओगे, यानी फिक्स एसेट मेरा बढ़ा है, कैपिटल वो इंक्रीज हुआ है, ये क्या बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली बेस बता रहा है, बिजनेस का एक्सपेंशन बता रहा है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट बनाने का, सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड। इसको आप किसी भी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बंदे को समझा दो तो वो इजीली अंडरस्टैंड समझ सकता है, एनालाइज जान सकता है।
हम अपने ट्रेंड जान सकते हैं, क्या मेरा सेल्स का कितना ट्रेंड है, सेल्स किस परसेंट से ग्रोथ कर रहा है, 20% से ग्रोथ कर रहा है, 10% से, किस परसेंट से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट हमारे इन्वेस्टर क्रेडिटर को सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा। इस तरीके से जब कंपेरेटिव बैलेंस शीट जब भी आप किसी इन्वेस्टर को प्रेजेंट करोगे तो वो प्रिडिक्ट कर पाएगा कि नहीं फ्यूचर में इस कंपनी का क्या वो ग्रोथ है, फ्यूचर में कंपनी बड़ी एक्सपेंड करेगी, यानी हमें क्या होने वाला, प्रॉफिट होने वाला है। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग में भी क्या करता है, हमारी मदद करेगा। इसकी लिमिटेशन क्या है बच्चों, इन्फ्लेशन को क्या कर देता है ये, वो कर देता है, इग्नोर कर देता है। अब एक बात बताओ बच्चों, पिछले साल का 10 रुपया क्या इस साल के भी 10 रुपये के बराबर होगा? नहीं सर, हो सकता है ना कि इस साल ये 12 रुपये बन जाए, पिछले साल का जो 10 रुपया है इस साल का 12 रुपये हो जाए, पर ये इस चीज़ को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। हमने ये चीज़ इग्नोर कर दी तो हमने जो नेट देखा, नेट कितना इंक्रीज हुआ। अगर मैं हम 2,000 रुपये, 2,000 यानी ईयर 2000 का ईयर 2025 से कंपेयर करूँ, जाहिर सी बात है मेरे को हमेशा ही पॉजिटिव वो मिलेगा। पर 2,000 रुपये में भाई 1 रुपये का 60 वो 1 किलो दूध आता था, लेकिन आज के टाइम पे 60 रुपये का 1 किलो दूध आता है, यानी 2,000 का 1 रुपया आज के टाइम पे 60 रुपये के बराबर होगा। पर इस चीज़ को क्या कर देता है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट इग्नोर कर देता है। दूसरा, पास्ट डाटा मे नॉट रिफ्लेक्ट फ्यूचर रिजल्टेड, यानी चूँकि हम इस तरीके से पास्ट डाटा के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर को बिल्कुल एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव को नहीं एनालाइज करता। जाहिर सी बात है ना, आपको किस पे, आपको सिर्फ नंबरिंग पे आपको ये पता चलेगा ना, आप क्वालिटेटिव कैसे निकाल सकते हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि मतलब जैसे मान लो कुकर है, जैसे मान लो आप कुकर की कंपनी है, ठीक है, आपने क्या करा, शुरू में तो बहुत ही बढ़िया बनाना शुरू कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो, अभी आप थोड़ी सी आपने क्या करा, महंगाई के कारण अपनी क्वालिटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिसके कारण क्या है, बहुत सारे कस्टमर की शिकायत आ रही है, और कस्टमर क्या है, एक बार आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद दोबारा नहीं आ रहा। पर ये इस चीज़ को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, ये इस चीज़ को नहीं देखेगा। ये किस पे फोकस करेगा, ये सिर्फ नंबर पे फोकस करेगा कि इस साल कितनी सेल हुई है। ठीक है, ये नहीं बताया कि अगले साल भी इतनी सेल होगी, नहीं, क्योंकि सर आपका क्या है, मार्केट में आपकी डिमांड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, लोगों का आप पे बिलीव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये इन सब चीज़ों को क्या करता है बच्चों, इग्नोर कर देता है। दूसरा टाइप क्या आता है बच्चों, कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, उसी ईयर यानी बेस लेते हैं, एक ईयर बेस क्या होता है, सिर्फ करंट ईयर। पर हम इसमें क्या होता है, करंट ईयर में किसी एक चीज़ को बेस ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने सेल्स ले लिया, अब सेल्स के आधार पर मैं पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को ये क्या करूँगा, जज करूँगा। यानी अगर मान लो 100 रुपये का सेल हुआ, अब 20 रुपये का मेरा एक्सपेंस हुआ है, यानी जो मेरा एक्सपेंस है उस सेल की तुलना, सेल का कितना परसेंटेज है, मेरा परचेज सेल का कितना परसेंटेज है, मेरा प्रॉफिट सेल का कितना परसेंटेज है, यानी एक ही ईयर रहूँगा तो मैं करंट ईयर में। ठीक है, लेकिन करंट ईयर में एक को बेस पकड़ लूँगा और उसको बेस मानते हुए और भी जो आइटम होंगे उनको क्या करूँगा, प्रिडिक्ट करूँगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। यानी अ कॉमन साइज स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच ईच आइटम इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस। यानी जितने भी आइटम होंगे फाइनेंशियली स्टेटमेंट का, उसको क्या करूँगा, एक कॉमन बेस मान के उसके आधार पर क्या करूँगा, जज करूँगा। ठीक है, इन्हें कॉमन साइज स्टेटमेंट जनरली हम सेल्स लेते हैं, अगर हम पीएनएल की बात करें, और कॉमन साइज बैलेंस शीट की बात करें तो टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी दोनों ही बराबर ही होते हैं, उसको हम बेस मान के करते हैं। बच्चों इट हेल्प करता है इन इजी कंपैरिजन विद डिफरेंट ईयर ऑफ द सेम कंपनी, डिफरेंट कंपनी ऑफ डिफरेंट साइज। देखो बच्चों, अब मान लो मैं रिलायंस है, ठीक है, अब रिलायंस के क्या होते हैं बच्चों, जियो स्टोर है, स्टोर ही मान लो ना, रिलायंस का भी बच्चों एक स्टोर है, और मैं क्या हूँ, ए पर्सन हूँ, मेरा भी खुद का एक स्टोर है। क्या मैं इस स्टोर को रिलायंस के स्टोर से कंपेयर करूँ, क्या ये मतलब बढ़िया होगा, क्या ये राइट बेस होगा? नहीं सर, आपकी सेल अलग है, आपका परचेस अलग है, रिलायंस का सेल बड़े लेवल पे, एमएनसी लेवल पे उसका परचेस अलग है। ठीक है, आपका जितना रिलायंस का एक महीने का सेल होगा उतना आपका पूरे साल भर का सेल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन करना अलग है। पर अगर मैं करूँ रिलायंस का सेल, जैसे मान लो 100 करोड़ है, ठीक है, पर रिलायंस का खर्चा मान लो 20 करोड़ है, तो यानी रिलायंस का 20 करोड़ को जब मैं 100 करोड़ से डिवाइड करता हूँ तो 20%, यानी रिलायंस क्या है, अपने सेल का 20% खर्च करता है। ऐसे ही अगर मैं निकालूँ, मेरा सेल मान लो 100 रुपये का, मेरा खर्चा 20 रुपये का, तो मैं भी अगर कंपैरिजन करूँ तो मैं क्या देखूंगा, मैं भी अपने सेल का क्या 20% ही क्या कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये एक सेम बेस हो सकता है क्या, कि एक बेस पकड़ लूँ, जैसे सेल सेल पकड़ लूँ दोनों में, फिर मैं क्या करूँ, एक्सपेंस को मेजर करूँ, ठीक है, रेवेन्यू को मेजर करूँ, प्रॉफिट को मेजर करूँ, फिर मैं क्या करूँ, तुलना करूँ परसेंटेज के टर्म में। तो इस तरीके से जब मैं कंपैरिजन करूँगा तो ये बच्चों क्या होगा कि राइट कंपैरिजन होगा, और मैं समझ पाऊंगा कि रिलायंस कहाँ से मेरे से आगे है और मैं किस किस चीज़ में रिलायंस से आगे हूँ,
किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों कॉमन साइज स्टेटमेंट का, अंडरस्टैंड समझना स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा कंपेयर करना कंपनी इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज। देखो अब रिलायंस कहाँ है और मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं क्या कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं क्वांटिटी टर्म नहीं खेल रहा हूँ यहाँ पे, किस में परसेंटेज टर्म में खेलता हूँ, एक कॉमन बेस मान के। ठीक है, एनालाइज करना कॉस्ट कंट्रोल को, प्रॉफिटेबिलिटी को, और ट्रेंड को भी क्या मैं वो कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, और मैं ये भी जान सकता हूँ कि मेरी एफिशिएंसी क्या है। सपोज कर लो मेरा प्रॉफिट, जैसे मान लो 100 रुपये में सिर्फ 10 रुपये निकल रहा है, लेकिन रिलायंस का 100 करोड़ में से 30 करोड़ रुपये प्रॉफिट निकल रहा है, यानी रिलायंस अपने सेल का 30% प्रॉफिट कमा रहा है, मैं अपने सेल का 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ। यानी यहाँ पे मेरी इनएफिशिएंसी क्या है, प्रॉफिट 20% की इनएफिशिएंसी है। ठीक है, सेम बच्चों इसमें भी इनकम स्टेटमेंट होता है और बैलेंस शीट, दोनों के आधार पर हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मेट नहीं बताया ना बच्चों, इसका फॉर्मेट ये है पर्टिकुलर। इसमें हम लेंगे अमाउंट किसी भी एक ईयर का, करंट ईयर, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर की जरूरत नहीं होती, एक अमाउंट लेंगे और हम किससे कंपैरिजन करेंगे, अगर हम इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो सेल्स की तुलना में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे बच्चों इस साल मेरी सेल्स हुई है 5 लाख की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ 30 लाख का, ग्रोस प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ 80,000 का, नेट प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपये का। तो देखो 3 लाख मेरा 5 लाख का कितना परसेंटेज होगा, 60%। यानी सेल का मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 60%। सेल का मेरा ग्रोस प्रॉफिट कितना है, 40%। सेल का मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 16%। सेल का मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 24%। तो बच्चों ये देखो करंट ईयर है मान लो, किसी भी ईयर का ले सकते हो। ठीक है, उसी ईयर का मैंने क्या लिया, एक बेस ले लिया जो कि सेल, और उस सेल के आधार पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो देखो मान लो मेरी ABC कंपनी है, ऐसी मैं रिलायंस ले सकता हूँ, ऐसी मैं टाटा ले सकता हूँ, ऐसे मैं इन्फोसिस ले सकता हूँ। इन सभी का उसी कंपनी के साथ कॉमन साइज में कंपैरिजन कर सकता हूँ। मेरे पास भी परसेंटेज टर्म में वैल्यू आएगी, इनकी भी परसेंटेज टर्म में वैल्यू आएगी, फिर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, ये कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला बच्चों, ये देखो अपनी सेल का 60% मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, अपनी सेल का 40% मेरा मार्जिन है, अपनी सेल का 24% तक मैं क्या कर रहा हूँ, अपना प्रॉफिट निकाल पा रहा हूँ। ऐसे ही बच्चों बैलेंस शीट में होगा। बैलेंस शीट में बस कंडीशन क्या, आपको टोटल एसेट लेना पड़ेगा बेस। अब ये नहीं ले सकते तो कैश डेटर ये सब बेस नहीं ले सकते हो। ठीक है, यानी मेरा मान लो 5 लाख रुपये टोटल एसिड है, तो पाँच अब 50,000 रुपये कैश है, तो मेरा कैश टोटल एसिड का 10% है, मेरा डेटर टोटल एसिड का 30% है, मेरा स्टॉक टोटल एसिड का 20% है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बेस ले लिया, टोटल एसिड। ऐसे ही आपके पास टोटल लाइबिलिटी भी होगी, बाई डिफ़ॉल्ट का टोटल एसिड टोटल लाइबिलिटी के बराबर ही होती है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देखता हूँ, इसमें मैं देखता हूँ कि मेरा टोटल लाइबिलिटी है, उसमें क्रेडिटर कितना हिस्सा ले रहा है, 20%। लॉन्ग टर्म लोन मेरा टोटल का कितना है, 30%। मेरा कैपिटल मेरे टोटल लायबिलिटी का कितना है, 50%। यानी 5 लाख का 2.5% कैपिटल लेना है, 50% मेरा हिस्सा कैपिटल का। तो इससे मैं क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूँ, यानी फिक्स एसिड मेरे 40% शो कर रहा है, कैपिटल 50%, लोन्स कितना 30%, यानी मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क है। इसके ही बच्चों कुछ एडवांटेज होंगे, कुछ डिसएडवांटेज। बच्चों क्या, इजी कंपैरिजन हो सकता है बिटवीन कंपनी। हाँ जी सर, रिलायंस का, टाटा का, इन्फोसिस का, और मैं खुद का ABC कंपनी जो मेरी है उसका मैं क्या कर सकता हूँ, इजीली कंपेरिजन कर सकता हूँ। कॉस्ट स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, यानी सेल का कितना परसेंट मेरा कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, आइडेंटिफाई इनएफिशिएंसी, और ट्रेंड को क्या कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ कि यानी किस ट्रेंड में इन सब की कंपनी ग्रोथ कर रही है और मेरा क्या ट्रेंड चल रहा है। लिमिटेशन बच्चों, एब्सोल्यूट फिगर माइनस कर, यानी मिसिंग होगी ना एब्सोल्यूट फिगर, यानी मैंने ये नहीं देखा कि पिछले साल की तुलना में इस साल मेरा क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है। इन्फ्लेशन इफेक्ट नॉट कंसीडर, इसमें भी हम इन्फ्लेशन इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और कैन नॉट शो एक्चुअली प्रॉफिट और लॉस अमाउंट। इन्फ्लेशन इफेक्ट का मतलब, मान लो 2001 में इतना कंपटीशन नहीं था, पर 2025 AI आ गया। ठीक है, 5G का ज़माना आ गया, ChatGPT आ गया, तो इन सब की जब ये सब आ गया तो आज के टाइम में क्या बिजनेस करना बहुत ही अपने आप में एक रिस्की हो गया, क्योंकि आपका बहुत सारे कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में आ गए। तो इस चीज़ को भी क्या है, कंसीडर नहीं करता है, और ये हमारा एक्चुअली प्रॉफिट या लॉस हमने कितना कमाया है वो भी शो नहीं करता है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट मेरा पिछले साल की तुलना में इस साल इंक्रीज हुआ है या नहीं, वो तो जब पता चलेगा ना, जब हम क्या कंपैरेटिव निकालेंगे, यानी पिछले साल का बेस लेंगे और इस साल का बेस लेंगे, फिर जो अगर मैं निकालूंगा तो मेरा एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा, फिर मैं उसका अगर परसेंटेज निकालूंगा तो मुझे पता चलेगा कि पिछले साल की तुलना में मेरा इस साल परफॉर्मेंस बढ़िया था या नहीं था। तो आई होप बच्चों आपको कॉमन एंड कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट समझ आया होगा। इनका फॉर्मेट आप याद कर लेना, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, और जो मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया था ये भी क्या आप एक बार देख के जा सकते हो,
पेपर में यही आएगा, बस आपको फॉर्मेट याद रहेगा तो आप क्या हो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चूंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो मैं बस यहीं पे इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा अननेसेसरी खींचने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो स्वस्थ रहे, खुश रहे और ऐसी अपनी पढ़ाई लिखाई को बड़े ज़ोरों शोरों से करते रहे।